पॉलिटिकल साइंस से जब नहीं पूछा जाता, आर्टिकल्स वगैरह जो आता है तो वो तो पॉलिटिकल साइंस से ही आता है ना। कब आर्टिकल हमने तो नहीं पूछा एक भी। या जीएस से आता है ना सर। आपके एग्जाम में भी नहीं था? लेकिन टू टू में या वन में किसी में तो था। एक आध क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन आर्टिकल, हाँ एक चीज है, जब हम अपना जीएस कंप्लीट कर लेंगे ना तो पॉलिटी का 2 चैप्टर हम लोग पढ़ के रख लेंगे एक्स्ट्रा में। वो एक मौलिक अधिकार और एक डीएसपी एसपी, ठीक है। 2 हम जी आगे, सर, यही मौलिक मौलिक अधिकार है, इसी से तो क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2 मौलिक चैप्टर अधिकार। हम सबसे क्वेश्चन आता है, जैसे 1935 का अधिनियम, ठीक यही ठीक सबसे ठीक क्वेश्चन ठीक, जाता है। ये जो है ना, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और आप में से एक कोई बताए ना कि सिलेबस अभी जो करीना रागनी जी बोली हैं उसमें क्या मिसिंग था, कोई एक बताएं क्या? और ये भी आपका बताइए। राजनीतिक शास्त्र नहीं रहता है। नहीं नहीं, मिसिंग क्या था? चलिए, एक किसी पुरुषों को भी मौका दिया जाए। रणवीर जी जगह हैं? रणवीर जी, रणवीर जी युद्ध नहीं तो लड़ रहे हैं ना? यस सर। जी जी, सिलेबस बताइए, जीएस में क्या पूछा जाता है? तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस रहता है उसमें आकर करके, ठीक है, और बोलिए करंट, बोलिए, जीके जीएस में क्या पूछा जाता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हिस्ट्री सर, पॉलिटिकल। वन, एक मिनट फिर से सिलेबस बोलिएगा। मैथ्स के साथ रीजनिंग भी क्या है क्या? नहीं सर, नहीं मैथ सर, है ना, रीजनिंग हो मैथ। गया था, रीजनिंग रीजनिंग। क्या रीजनिंग? क्या नहीं रीजनिंग? सर, रीजनिंग तो नहीं आता है, रीजनिंग रीजनिंग पूछता है नहीं आता है, बीपीएससी में तो नहीं रहता ठीक था ठीक, समझ रीजनिंग। गए। आप लोगों में से बहुतों को सिलेबस क्लियर नहीं है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि आप सर लोग रीजनिंग नहीं रहता ना बीपीएससी में। बिल्कुल नहीं रीजनिंग रहता। वाली पीआरटी में रहते हैं। नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। म्यूट 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 नाइन म्यूट टेंथ सब में रहता है सर रीजनिंग। म्यूट करें। नहीं नहीं, रीजनिंग पीआरटी में रहता है। है ना? ज्योग्राफी रहता म्यूट है, कर लीजिए, सभी ज्योग्राफी म्यूट कर लीजिए। साइंस, मैथ, रितु जी म्यूट कर लीजिए। हिस्ट्री। अभी अब जब पूछा गया था जिससे उसी को बोलना था। ऐसे करेंगी तो फिर दिक्कत होगा। ओके, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं ऐसे कुछ को म्यूट कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे राखी को भी म्यूट कर दिया, रंजीता अपने आप म्यूट हो गई, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ना, हिस्ट्री। ओके, और हिस्ट्री में हमारे पास 11:41 हो रहा है। किसी को सोना है? जिसको भी सोना है वो अभी लिव कर सकते हैं। जिसको पढ़ना है वो कोशिश करिए कि हम इस चैप्टर ख़त्म करेंगे तभी तक है। क्या दिक्कत है किसी को? चैप्टर ख़त्म करना है मुझे आज। क्या लगता है, चैप्टर ख़त्म कर पाएंगे? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हम हाँ तो हाँ, जगह हैं, आप लोग जगह रहेंगे तो होगा। हमारे जगने से हम कुछ भी नहीं जगह हैं होगा। सर। हाँ, तो ठीक है, 2 लोग तो जगह हैं। चलिए, और कोई जगह है कि सोने वाले अभी हैं? तक तो जगह हूँ सर। अभी तक सब हम भी तकलीफ। हम भी जगह है। चलिए, मैं ये मान के चलूंगा कि हमारे जितने सारे साथी अभी जुड़े हैं मुझसे वो जगह सर रहेंगे हम तो 12:30 खाना बजे तक। बना रहे हैं, खाएंगे, बर्तन धोएंगे, बहुत देर तक जगेंगे, आप आराम से पढ़ाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। खाना भी बनाइए, पढ़िए भी, लेकिन ध्यान से, ठीक है। ऐसा ना हो कि पढ़ने के चक्कर में हाथ काट लें, कुछ नमक के जगह चीनी डाल लें, इस तरह का काम मत कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सास कुछ बोलेंगी, हस्बैंड कुछ बोलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने वाली बात यहाँ चल रहा है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे और कोई शासन चलाएगा तो ऑब्वियस सी बात ये है। आप में से कितने लोग पढ़ के आए ये तो बताइए पहले। पढ़े हैं? हाँ, जो आवाज आई है नाम के साथ बोलें। करके आए हैं। कौन है ये जो पहली बार बोली और दूसरी बार बोली? किस किस ने पढ़ा है? नेम, अपना नाम बस बताएं। उर्वशी, 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 ओके। और दूसरा? रंजिता। रंजिता। बाकी लोग क्यों नहीं पढ़े? क्या नहीं पढ़े पढ़ा? हैं सर, पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं। थोड़ा नहीं चलेगा रवि जी, पूरा करके आइए आइए तो ठीक रहेगा। क्योंकि देखिए रवि जी, आप, हालांकि आपने भी अपना स्थिति बताया ही है मुझे, पर मैं कहूँगा ना कि सरसरी निगाह भी डाल लिया करिए, क्योंकि काम आएगा। जितनी बार पढ़े रहेंगे उतनी बार काम आएगा। ओके, तो यहाँ देखिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र हो रहा है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, ठीक है। कुछ जल्द है क्या?
शुभम, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, कंपनी दीवान बन गई, ठीक है। तो कंपनी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग सर। स्त्रीलिंग। ठीक ठीक ठीक। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। मतलब दीवान तैनात करने का क्या मतलब है कि वो दीवानी वसूल सकते हैं, ठीक है। मतलब टेक्स्ट, एक जो टेक्स्ट का ही दूसरा नाम दीवान है, दीवानी है, ठीक है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी हो, ठीक है। और ये देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव से जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें किस तरह की बातें हो रही है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ व्यंग भी है। मैं, आप लोग भले ना पढ़ के आए लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे भी लगता है एग्जाम देना पड़ जाएगा आप लोगों का ना। हाँ, कोई बुला लीजिएगा। आज हमारे कोई मित्र मिले थे कि सर सेटिंग भी करवाते हैं, आए थे मिलने। हमके मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ, फिर सेटिंग ही करवाऊँ। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। व्यंग है कि नहीं यहाँ? यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा दिया था। बाकी हमने पढ़ेंगे, ये देख लीजिए आप लोग कि किस तरह से रॉबर्ट क्लाइव, ये लग रहा है कि शाही दरबार में बुलाया गया है दिल्ली, और फिर उसके बाद कह रहा है कि तुम अपना बंगाल का दीवानी ले लो। हाँ, तो ये चित्रकार इस तरह से, अब देखिए अंग्रेजों का माइंड देखिए, ये अपना किस तरह से पर्सपेक्टिव बनाना चाह रहा है, ठीक है। ये वास्तव में पॉलिटिक्स ही है, ठीक है, पर्सपेक्टिव का गेम है। अभी दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आम आदमी पार्टी रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे या कोई और भी पार्टी रहे, सब एक तरह से गुब्बार तैयार करते हैं, ठीक है। और जनता उसमें, अब देखिए इंग्लैंड की जनता देखेगी इस फिगर को तो क्या सोचेगी। अब बहुत कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तंबू में भी घटा हो सकता है, लेकिन इसे अपना तरीका है दिखाने का, ओके। उसके आगे हम इसको थोड़ा सा कुछ भूमिका पढ़ लेते हैं, और जब समझ लेंगे तो कुछ कुछ हम आज स्किप करेंगे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई, ठीक है। आर्थिक मामलों की मुख्य शासक, और भूभाग की बात कर रही है, मतलब खेतों पे उनका नियंत्रण, खेतों पे कंपनी का नियंत्रण हो गया, जहां से वो टैक्स वसूल सकते थे। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी का व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को काफ़ी आमदनी जुटाया जा सके, ठीक है। तो वो चाह रहा था कि जितना निचोड़ा जा सके और अधिक से अधिक ऐश किया जा सके, तो उतना निचोड़ लेना है, और वो तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि रैयतवारी, महलवारी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। ओके, एक कहानी के तौर पे ही हमें लेना है इस चीज़ों को, जरूरी नहीं है कि हम याद ही रखेंगे, ठीक है। डलहौजी वाला क्वेश्चन सही था नहीं कि नहीं आप लोगों का? आज विलय की नीति, हाँ सर। सही था, सही था। ठीक है। और विलय वाला जो सीक्वेंस था वो भी मैं बहुत आसान किया था जान से, आप लोग वो सही कर पाए थे कि नहीं? सही हुआ था सर। सही हुआ था ना? एक से अधिक। हाँ, एक से अधिक होता, ठीक है। वो बिल्कुल मैं वैसा ही सीक्वेंस दिया था, 1 2 3, एक मान लीजिए यहाँ से शुरू है तो फिर 2 3 4 इस तरह से शुरू था, 3 4 5 इस तरह से का ही ऑप्शन था, है ना, ठीक है। सतारा, संभल, हाँ, उदयपुर, या कौन सा? उदयपुर, नागपुर, यहाँ आ जाएगा नागपुर, झांसी। उदयपुर, नागपुर, झांसी। ठीक है। इस तरह की चीज़ें थी, कुछ छूटा भी है क्या उसमें? ठीक है, जो भी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, आप लोग याद कर लिए। और देखिए यही क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी में पूछ लिया गया था, यही सीक्वेंस। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। देखिए आप लोगों को याद है, तो जान से मैं आप लोगों को बार बार दिखा देता हूँ कि आपके माइंड में बने फिगर, ठीक है। और जैसे ही आपका माइंड रटना शुरू कर दिया ना, इन चीज़ों को डिकोड करना शुरू कर दीजिए, आप अपने तैयारी के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगी उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना सावधानी बरत रहे थे, ठीक है। को लिंक किया था, सितारा को संभाला, फिर उदय हुआ, फिर नागपुर से झांसी में जाकर प्रस्तुति दी, अरे ऐसे वाह, याद किया था। ठीक है। सितारा को संभालने वाली बात बड़ी सही लगा मुझे, ठीक है। आप लोग भी कुछ देखिए, नागपुर फिर उदयपुर, ऐसा है ना कि उदयपुर नागपुर, सितारा को संभालकर उदय हुआ, पहले उदय हुआ। ठीक, चलिए, ये और अच्छी बात है। आप लोग अपनी पे ट्रिक बनाना शुरू कर दिए हैं और सारे लोग इस चीज़ को ध्यान भी रखिएगा, अच्छी बात है।
हाँ, और जो अच्छी चीज़ें हों, अच्छा ट्रिक हो, जो लॉजिकल ट्रिक रहे, वो चाहे तो आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं। और ग्रुप में यदि कोई ट्रिक आ जाता है तो आप लोग एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो आप पे निर्भर है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा ट्रिक आपके काम आ जाए, ठीक है? या किसी और का ट्रिक आपके काम आ जाए। आपका ट्रिक आपके काम आ सकता है, ये कोई अच्छी चीज़ जो है लॉजिकल चीज़ है, ठीक है? ताश खेलेंगे तो लक्ष्मी जाएगी ही जाएगी, ये याद रहेगा आपको। ओके, विश्वनाथ का श्रृंगार होगा तो ही प्रसाद मिलेगा, ये सब याद रहेगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत गलत किए थे, विश्वनाथ वाला। हाँ, क्यों? जो सन है वही लाल है। नहीं सर, मेरा याद है सर, अर्थ सही है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं बोल रहे ना, हमको पता है कि आप लोग कितने परसेंट थे सही करने वाले, तो कल हम डिस्कशन वीडियो में दिखाएंगे ही, ठीक है? कंपनी की आमदनी किस तरह से होती थी, ठीक है? तो कंपनी तो दीवान बन गई, लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान को तो चाहती थी, लेकिन उनमें आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी, और ये यहाँ आके नियमित व्यवस्था करना चाहेंगे, ठीक है? जो एक चीज़ आपको बताया था कि 1765 से पहले, 1765 जहाँ दीवानी मिली है कंपनी को, ब्रिटेन से सोने और चांदी की आयात करती थी। किस लिए सोने और चांदी की आयात हो रहा है, ठीक है? कि यहाँ से वो कपड़ा खरीद सके, यहाँ से मसाले खरीद सके, ठीक है? लेकिन अब चूंकि उसे दीवानी मिल गई है, ठीक है? जब दीवानी, ये 1765 आप कुछ इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? 1765 क्या इंडिकेट कर रहा है? इससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? जब हम बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का, जब बक्सर की लड़ाई 1764 में बक्सर का जब युद्ध। बक्सर की बक्सर का लड़ाई, सर, म्यूट 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 पहले म्यूट म्यूट, प्लासी का। ठीक है ठीक है ठीक है। जब बक्सर की लड़ाई इंडियन हार गए, उसके बाद अंग्रेजों को दीवानी दिया गया, ठीक है? तो समझ सकते हैं सर ना? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके जस्ट बाद की बात है ये, वही मैं लिंक करवा रहा था आप लोगों को, ठीक है? पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी लाती थी, अब चूंकि उन्हें दीवानी का अधिकार मिल गया, ठीक है? तो जब दीवानी का अधिकार मिलेगा तो वो चाहेगा अधिक से अधिक चूस लिया जाए, और सोना और चांदी जो ला रहे हैं वो लोग, समझ सकते हैं कि कितना उन्हें चूसना पड़ेगा, ठीक है? कि सोना चांदी का वैल्यू समझ ही रहे ना आप लोग, ओके? तो वो पैसा इकट्ठा करके सामान खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए अब तरीका अपनाएंगे ये लोग, ठीक? तो अब देखिए, चूंकि हमारे पास प्रोडक्शन का सोर्स क्या था? ग्रामीण इलाके में फसल, वही प्रोडक्शन था हमारे इंडिया में। बाकी मसाले थे, तो मसाले भी तो एक तरह से फसल ही हो गया ना, ठीक है? तो वाणिज्यिक फसल मान ले या कुछ और फसल मान ले, लेकिन मसाले भी तो एक फसल ही है, ठीक है? तो फसल को जितना लिया जा सके वो लेते थे। ऐसा ये सब देख करके ऐसा फील हो रहा है कि बनारस का घाट हो, ऐसा कुछ है क्या? क्या लिखा है? ग्रामीण क्षेत्र में शासन, कोई जैसे बनारस में आप आएंगे ना, तो ये जो छतरी दिख रहा है, ये घाटों पे दिखेगा आपको, ठीक है? ये तो कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में शासन किस तरह से चलता था, तो ये आई थिंक मार्केट लगा हुआ है, और इस तरह से लोग कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, फसल पे हम लोग निर्भर थे, कितने निर्भर थे? और इतने निर्भर थे कि जब 1770 में अकाल पड़ा, तो बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, ठीक है? लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई, ठीक है? तो बंगाल समुद्र के किनारे है, गंगा नदी का था सब कुछ, लेकिन 1770 के अकाल में करोड़ों लोगों की मौत है। और बंगाल का मतलब यहाँ उस समय बंगाल ही नहीं था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों था ना। अब देखिए, यहाँ से मतलब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ओके? एक चीज तो यही से प्रश्न बन जाएगा कि लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस है, तो लॉर्ड चार्ल्स, ये कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ चार्ल्स लिखा है तो हम मान के चलेंगे कि चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ठीक है? तो हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ते आए हैं, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ओके? जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। तो एनसीईआरटी कह रहा है ना कि यहाँ पर हमें पढ़ लो, यहीं से प्रश्न हम बनाएंगे, ओके? तो अस्थाई बंदोबस्त पहले तो आपको पता लग जाएगा कि बंगाल में लागू हुआ था, ठीक है? और दूसरी बात, हालांकि इसमें बनारस का भी जिक्र आना चाहिए अस्थाई बंदोबस्त में, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है? तो उस समय कौन थे? कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त के साथ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, भूल जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं है। 1857 के बाद कोई घटना हो जाए उसको याद रखने की जरूरत है, पर याद रखने तो क्या मतलब दिक्कत है, ठीक है? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? चूंकि आप देख रहे हैं फसल बर्बाद हो गया है, तभी तो अकाल पड़ा है, तो आय का सोर्स तो खत्म हो गया, फसल ही नहीं होगा तो कैसे मतलब आय का किसान कहाँ से भरेंगे, ठीक है? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना काफ़ी जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस पर सवाल 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया।
ठीक है, याद रहेगा कितना? 1793। कौन? 93। कार्नवालिस। ओके, ठीक। अस्थाई बंदोबस्त 1793। कौन? कार्नवालिस। ओके। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं, तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, राजा को कह दिया कि तुम जमींदार हो गए। आगे हम और देखेंगे। बहुत एनसीईआरटी बहुत प्यार से समझाता है। ठीक है, इसमें टीचर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग चीज़ें उस तरह से बचपन में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इस वजह से हमारी जरूरत पड़ रही है। वरना एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मा सौंपा गया। अब क्या कहा गया कि देखिए, राजा को कहा गया कि तुम जमींदार हो, ठीक है, या तालुकेदार को कहा गया कि तुम जमींदार हो, और क्या करो कि तुम किसानों से, ये जो हमारे पास किसान है, उससे तुम टैक्स लो, ठीक है, और उससे लो, उसके बाद जो है तुम हमें सौंपो। ठीक है, ये ब्रिटिश कंपनियां हैं, तो कह रहा है तुम किसानों से वसूलो, इन लोगों को, राजा और तालुकेदार को जमींदार बना दिया, और फिर हम तक पहुंचाओ। तो यहाँ एक दिक्कत आ जाएगी कि कितना तुम लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी देखिए बताया जाएगा। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। उनकी ओर से मतलब राजाओं की ओर से तालुकेदारों को तुमको इतना मतलब कह दिया कि एक साल में 1 लाख रुपया देना है। राजा को कह दिया कि एक साल में 1 लाख रुपया देना है। अब राजा इस किसानों से जितना चाहे उतना भी वसूल सकता है। 1 लाख से चाहेगा कि अधिक, भाई वो कमीशन खाएगा कि नहीं खाएगा। ठीक है, इतने ईमानदार तो नहीं है। यदि ईमानदार रहते तो फिर राजा नहीं रहते। ठीक है, राजनीति में कोई ईमानदार नहीं रहता। तो ये चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। और कुछ हमारा पॉलिटिकल कमेंट हो तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदा में रहेंगे। ओके, तो देखिए, इनको ऐसा लग रहा था कि हमें साल का मान लीजिए 1 लाख रुपया किसी को कह दिए देने के लिए, तो वो दे देगा। ठीक है, वो चूंकि हम उनको फिक्स करते हैं कि इतना देना है, तो ये जितना फायदा कमाना चाहेगा कमा सकता है, वो यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना तो चल रहा है, आपको समझ आ रहा है ना। आगे देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब समझ आ गया ना, कि मतलब हम फिक्स कर लिए हैं कि साल में हम तुमसे इतना लेंगे अस्थाई तौर पे। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा कि हम 1500 रुपया लेंगे, और फिक्स है कि हम 1500 रुपया लेंगे और कोर्स खत्म करेंगे, तो ये अस्थाई चीज़ हो गई। इसके इतर जो भी चीज़ें हैं वो अस्थाई नहीं है। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त समझ आया ना, कि अंग्रेज अपने लिए चाहता था कि चीज़ें अस्थाई हो जाए। अब इस इलाका, ये एरिया है ए, ठीक है, इसको किसी को राजा बना दिया, इसको, ठीक है, मान लीजिए यहाँ किंग है, और बी एरिया है, इसको बना दिया इधर दूसरा किंग, K1 K2 मान लीजिए, K1 K2। ठीक है, और यहाँ अंग्रेज बैठा है, और यहाँ किसान है। चाहता अंग्रेज तो सीधा किसानों से भी ले सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो कंपनियां होती है ना, बीच में बिचौलिया जान से रखता है कि उससे उसका नाम ना आए, उसके हाथ लाल ना हो, हत्या हो जाए लेकिन उसके हाथ लाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। हालांकि बाद में ये चीज़ें चेंज भी होता है। तो इसको कह दिया, K1 को कहा कि भाई हमें 1 लाख रुपये चाहिए, साल को तो चाहिए, तुम जैसे चाहे इससे लो ना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही K2 को कहा कि तुम्हें 50,000 ही देना है। ठीक है, इसका भी अपना एक इलाका रहा हो, है कि नहीं, ये भी इसका फील्ड रहा होगा। ठीक, इसको कहा कि 50,000, तो ये फिक्स हो गया ना कि हर साल मुझे 50,000 मिलते रहेगा। यही अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई तौर पे ये हो गया। लेकिन इसमें क्या समस्या आई वो देखने को चलते हैं हम लोग। विजय भैया हैं क्या, या चले गए? क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं, हो सकता है चले भी गए हों, पर उन्हें वीडियो भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जीएस के लिए ही मेन रूप से जुड़े हैं हमसे। हाँ, अब देखिए समस्या क्या है। मगर अस्थाई बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। क्या समस्या पैदा कर दी? कंपनी, और देखिए एनसीईआरटी किस तरह से भूमिका बनाती है, आपको जब समझाया जा रहा था उसी समय समस्या की बात कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि देखिए प्रोडक्शन होगा ना, प्रोडक्शन होगा तो ही तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो वो चाह रहे हैं कि ज़मीन में सुधार हो। ठीक है, तो उसमें या तो ज़मीन का कुछ इस तरह से मैनेजमेंट हो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे खेत मान लीजिए होते थे पहले,
हाँ, कुछ लोगों को बहुत कम ज़मीन था, अलग-अलग, जैसे अब चकबंदी वाली बात हो गई, वो स्थिति व्यवस्था नहीं थी। मतलब सीधा-सीधा प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो अंग्रेज़ चाह रहे थे कि ज़मींदार लोग खर्च करें, लेकिन ज़मींदार लोग खर्च नहीं करना चाहते, तो वो क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था, अब वो कह रहा है कि भाई तुम 1 लाख रुपया हमें दोगे, तो ज़मींदार मान लीजिए 1,25,000 रुपया वसूला है, तो वो क्यों अपना खर्च करें? 25,000 चाहेगा कि तू बचाए ले ना, वो क्यों खर्च करना चाहेगा? असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है, अब कह दिया कि यदि तुम, एक मिनट मैं थोड़ा सा साउंड के लिए कुछ करता हूँ। ओके, एक मिनट बस रुक जाइए, थोड़ा सा साउंड आपको जा रहा होगा, फिर मैं थोड़ा सा व्यवस्था करता हूँ। शुभम ये गेट ना वो कर देना, गेट हटा देना ये वाला। ठीक है, जैसे लिली जी अभी खाना खाएंगे, वैसे हम लोग भी क्लास ख़त्म करने के बाद खाना खाएंगे। समझ लीजिए कि किस तरह से चीज़ें शेड्यूल है। तो हम लोग कहाँ थे? अस्थाई बंदोबस्त कर रहे थे। ठीक है, कहाँ चले गए? एनसीईआरटी। ओके, तो ये यहाँ तक चीज़ें समझ आई कि यदि उससे कह दिया कि तुम 1 लाख नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो जमींदारों के बीच अपना कंपटीशन है, तो वो तो चाहेगा कि ना किसानों से लो। ठीक है, और जो नहीं चुका पाते थे उनसे बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी ने बाकायदा, ये यूपी के लोग जो हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं बाकायदा। हम पहली बार यूपी में ही आए तो बाकायदा शब्द सुने, बाकायदे। हमारे एक सीनियर हैं राम सिंह, वो अभी प्रोफेसर हैं, मैं काफ़ी मानते हैं, मैं भी उन्हें मानता हूँ, तो वो काफ़ी यूज करते हैं बाकायदा। ठीक है, तो जमींदार की जमींदारियां नीलाम होने लगी थी, मतलब तुम नहीं चुका पाए तो अब ये तुम्हारी जमींदारी खत्म। ओके, महिला आंचल में बहुत कुछ, महिला आंचल उपन्यास किसका है कोई बताएंगे? मनीश्वरनाथ रे। ठीक है, तालुकेदारी व्यवस्था का जिक्र हुआ है। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब देखिए कंपनी क्या हुआ कि खेती में जब सुधार हुआ तो ऑब्वियसली ये होगा कि भाई प्रोडक्शन अधिक होगा, तो जमींदारों को के पास आय अधिक हो जाएगी। कंपनी तो इस चीज़ का निगरानी रख रही है ना कि मतलब किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, इसका निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो तय कर रखा ना कि भाई तुम्हें 1 लाख ही मिलेगा। अब क्या हुआ, जमींदार लोग जो है 1 लाख उससे तय किया गया था, वो ले रहा है 3 लाख कमा रहा है। ठीक है, 3 लाख आ रहा है उसके पास, 1 लाख ही कंपनी को देना है, तो कंपनी काहे चाहेगी कि उसका घाटा हो। तो अब देखिएगा क्या करेगा, इसके लिए अभी समझ आ जाएगा कि इसका यही दिक्कत थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें भी कुछ बंदोबस्त ने के शुरुआती सालों में अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे गए उन्हें बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ गांव में किसान की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। हमने कहा था ना कि जितना निचोड़ सको किसानों को उतना निचोड़ रहे थे जमींदार लोग। ठीक है, तो किसान लोग तो नाराज होंगे ही ना। किसान का जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भाई बिचौलिया ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, यदि मैं अभी बगल में ही, हमारे बगल में सब्जी मंडी है, आप वहाँ देखेंगे टमाटर 2 रुपये केजी मार्केट में आता है और हम लोग को तक पहुँचते पहुँचते 40 रुपये हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो बिचौलिया 38 रुपये खा रहा है। तो ऐसे ही जो बिचौलिया थे जमींदार, वो खूब खाते थे, और खूब खाते थे तो मतलब निचोड़ा कौन जाएगा? किसान, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्शन का दाम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अब देखिए महाजन से कर्जा भी लेना है। हाँ, तो किसान तो दिक्कत, किसान जो आप लोग गोदान उपन्यास पढ़े हैं, कोई गोदान पढ़े हैं? जी। ठीक है, तो उसमें हाँ इस सर। उसमें अच्छा पढ़े हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग कह रहे हैं कि गोदान पढ़े हैं, या फिर हाँ सर सर। आपको उपन्यास हम पढ़े हैं। कौन कौन क्या? कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। ये कैरेक्टर गवान। कौन है भाई? मुझे काफी अच्छा लग रहा है, फिर से अपना नाम बताइए जी। सर लीली। अरे वाह लिली जी, और सर मैं भी पढ़ी हूँ।
अरे वाह, हिंदी अध्ययन। और ये कमाल है कि लिली और हिंदी अध्ययन सर मैं अपना नाम बदल दूंगी, आप हमको हिंदी अध्ययन से बोलते रहते हैं, मैं चेंज करूंगी ईमेल में अपना नाम। अंजू जी, अंजू जी। ठीक है, अब देखिए, मैं भूलता नहीं हूँ। अब जो सामने दिख जाता है वही ना। किधर चला गया एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ तक अस्थाई बंदोबस्त एक चीजें समझ आ गई आप लोगों को, है कि नहीं? या कुछ और बताना है इसमें? अस्थाई बंदोबस्त समझ आ गया? हाँ हाँ सर। सर। 1793 याद है गवर्नर? क्या सर? 1793 याद है ना? कर्नवालिस। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम आते हैं नई व्यवस्था की ओर। यहाँ देखिए अंग्रेज क्या जुगाड़ लगाते हैं। ओके, अब देखिए एक नया आएंगे, गवर्नर टॉमस मुंडो। ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ जो है अस्थाई बंदोबस्त को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों से को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलना जरूरी है। जब कंपनी के शासन और व्यापार अपने खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके कैसे काम चला सकती। मतलब जैसे ये कह रही कि हमारा खर्च बढ़ेगा, हाँ, तो हमने तो अपना इनकम का सोर्स तो फिक्स कर रखा है ना, 1 लाख जैसे हमने फिक्स कर रखा था एक से, तो ये हमारा जब बढ़ेगा तो उस अनुसार से बढ़ना भी तो चाहिए ये, लेकिन इन्होंने फिक्स कर रखा था। तो इस वजह से दूसरी चीज लाई गई, वो क्या था वही देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके की ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अब जो है उत्तर प्रदेश के इलाके में है, के लिए हर्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों की रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व जोड़कर हर गांव या गांव समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, तो ये महलवारी व्यवस्था की बातचीत की जा रही है। तो इसमें कौन एक्टिव रोल कर रहे थे? हार्ट मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी। ओके, तो आपको याद रहेगा मैकेंजी या नहीं? वैसे भी महाल, मैकेंजी, ये सब याद रहना चाहिए। इस राजस्व की अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी कहा गया। ठीक है, तो ये खास करके अब एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि महालवारी व्यवस्था कहाँ लागू थी। ठीक है, तो कहाँ ज्यादातर इलाका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पहली बात समझ आ गया। ठीक है, किसके समय में? तो मैकेंजी के समय में। ठीक है, मैकेंजी मामा मैच कर रहा है। हाँ, वैसे हमारे एक टीचर थे, इसको बहुत अच्छे से याद करवाए थे, वो बता दें आपको या नहीं? बता दीजिए सर। ठीक है, जी सर बताइए। अब वो टीचर, उनकी लड़की कुछ दिनों में हमको लगता है जुड़ेंगी हमसे, वो भी हमसे काफ़ी सीनियर हैं। ठीक है, अभी वो मतलब वो में है कि अपने जूनियर से कैसे क्लास ले लें। ठीक है, तो इस वजह से नहीं जुड़ रही हैं, पर भाई जो चीज़ें हैं जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लेनी चाहिए। तो देखिए, मैकेंजी है और यहाँ महाल है। ठीक है, महाल को महल समझिए, ठीक, मैकेंजी को सिकंजी समझिए। ठीक है, तो महल में ऐसा हुआ कि बहुत उत्तर पश्चिम इलाके में काफ़ी गर्मी पड़ती थी, काफ़ी गर्मी, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो बनारस हो गया या फिर नॉर्थ वाले इलाके हैं, काफ़ी गर्मी पड़ती थी। तो ये महल में बैठ करके क्या पीते थे? मैकेंजी क्या पीते थे? सिकंजी। शिकंजी पीते थे। ठीक है, क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं ना? अब कल टेस्ट में दे देंगे आप। एक बार फिर से बताइए सर। ठीक है, ये महल में बैठने वाले अंग्रेज हैं मैकेंजी। ठीक है, महलवारी व्यवस्था लागू करते हैं और महल में बैठ करके ये बहुत गर्मी पड़ रही है, उत्तर भारत के इलाके में काफ़ी गर्मी पड़ती है कि नहीं?
है कि नहीं? उत्तर भारत अभी भले ठंड है, लेकिन जी अब जी 42 43 आप लोग देखे हैं कि नहीं? ये महसूस किए हैं? हाँ सर। और गर्मी वैसे भी उत्तर भारत अच्छा इलाके में ज़्यादा पड़ती है। तो ये लोग महल में बैठ करके जब गर्मी लगती थी ना, तो मैकेंजी क्या पीते थे? शिकंजी। ठीक है, कहाँ बैठ के पीते थे? महल में बैठ के। ठीक, ये तो जी याद रखने का तरीका हुआ, लेकिन हम महलवारी को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था को थोड़ा सा हम समझ लेंगे, उसके लिए हम ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए, हमारा काम था प्रोडक्शन पे फोकस करना। ये एक गांव हुआ, ठीक है। किसके गांव का नाम सबसे सुंदर है, वो बताएं अपने गांव का नाम। मेरे ही गांव का नाम लिख दीजिए सर, मनोज तिवारी के गांव, अतरवलिया सांसद। अच्छा, अतरोलिया। ठीक है, हाँ अतरोलिया के मनोज तिवारी के गांव से हैं। ठीक है, गांव में बहुत टोला भी है। हाँ, तो देखिए, या फिर एक जिला है, उसके अंदर काफ़ी गांव हैं। ठीक, जैसे कैमूर से बोल रहे हैं हमारे रवि जी। ठीक है, तो वहाँ एक जिला है, उसके अंदर काफ़ी गांव हैं। मान लीजिए एक गांव हो गया, दूसरा गांव हो गया, तीसरा गांव हो गया, और एक गांव ये है। ठीक, इस गांव का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, या इस गांव का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, या इसका किसी भी गांव का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। तो पहले एक जमींदार को कह देता था कि बिना कुछ किए कि तुम इतना रुपया दे दो। लेकिन अब क्या हुआ, मैकेंजी जो थे वो उत्तर प्रदेश के गांव में एक एक जगह गए, सर्वे किए, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ कौन से फसल उग सकता है। ठीक है, इस तरह का सर्वे किए, और उसके बाद तय कर दिए कि यहाँ का जो रेवेन्यू होगा ना, ये इतना ही होगा। मान लीजिए इन यहाँ का रेवेन्यू 30,000 ही होगा। ठीक है, 30,000। और यहाँ एक व्यक्ति, जैसे जमींदार पहले थे किस व्यवस्था में, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में, जिसे कार्नवालिस लागू किए थे। इसको कौन लागू कर रहे हैं? मैकेंजी। क्या पी रहे हैं? शिकंजी। ठीक है, महल में बैठ के, इस व्यवस्था को महलवारी कहते हैं। ठीक है, तो अब कहा कि तुम लोग जो है कि एक मुखिया यहाँ नियुक्त कर दिया, कि वो मुखिया क्या करेगा? टैक्स पहुंचाएगा। अब छोटे छोटे यूनिट में कर दिए। ओके, कि 30,000 रुपया मुखिया हमें पहुंचाएगा। ठीक है, और इस इलाके को, टोटल जो इलाका है हमारा, ओके, हम थोड़ा सा आप लोग का कलरफुल चीज़ें करते हैं। ये जो इलाका है हमारा, ठीक है, इसको क्या कहा दिया गया? महाल। इसीलिए इसको ये एक तरह से गांव के पूरे खेत को हम महाल कह दे रहे हैं। हमारे पास दूसरा खेत का समूह हुआ। ठीक है, जैसे ये खेत का समूह हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा महाल हो गया, क्योंकि इसका एरिया अधिक है। हो सकता था, तो हो आप सकता। स्क्रीन में कुछ लिख भी रहे हैं क्या? हाँ हाँ, लिख स्क्रीन रहे हैं। लेकिन दिख क्या है, सबके साथ ऐसा है? लेकिन नहीं दिख रहा है दिख क्या? रहा है मुझे क्यों सर, नहीं दिख रहा दिख है? रहा है। दिख रहा है ना? अच्छा, तो सबको दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, तो नेटवर्क इशू हो दिख सकता रहा है। है सर। ओके, तो ये एक महाल हुआ, और ये भी एक अच्छा महाल अच्छा हुआ। ठीक। ठीक है, ये भी एक तीसरा महाल हुआ। मैं कलर बदल, यहाँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत अच्छा रहता है, ये कलर आप बदल सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा महाल हो गया। तो महाल जो है, और ऐप में बहुत बदल नहीं जाएगा, यही सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो ऐप पे कर रहे होंगे। ठीक है, बस आप लोगों की वॉइस का इशू है, और जो कि अच्छी बात है कि हम यहाँ सुन पा रहे हैं। ठीक है, आज एक बच्चा फ़ोन किया कि मैं कोर्स ऐप के समय ही लूँगा। हम कहे तुम ऐप के समय लो या कभी भी लो, जूनियर है, जान रहे हैं। तो वो बनारस का ही है, तो हमने कहा कहीं भी लो, पढ़ाना तो गूगल मीट पे ही है। तो ये महाल हो गया। ठीक है, और हाँ यहाँ से सर। फिक्स लगान अंग्रेजों को जाएगा। ठीक है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त में फिक्स था ना, अस्थाई बंदोबस्त में 1 लाख फिक्स कर दिया गया था। अंग्रेज को लगेगा कि हमारा खर्चा बढ़ गया। ठीक है, ये कहेगा कि अब इन मुखियाओं को कहेगा, अब जो है तुम लोग 35,000 दोगे, इसको कहेगा 35,000 दोगे, इसको फिक्स जैसे मान लीजिए 40 किया था, इसका बढ़ा के 45,000 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ चेंजेबल था। ओके, तो महालवारी व्यवस्था अंग्रेजों की दृष्टि से काफ़ी ठीक था। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कुछ दिक्कतें आई होंगी। इस वजह से अब देखेंगे कि कुछ और परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ईयर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1822 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त का ईयर हम लोग 1793 याद रखेंगे। ओके, 1822 हम भूल जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन मैकेंजी नहीं भूलना है। ओके,
किसी को नींद आ रही है? नहीं और सर। हाँ भी उत्तर आएगा तो क्लास चलते नहीं रहेगा। नहीं ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप एक रिदम में पढ़िए और हमें जितना टारगेट रहे उतना ख़त्म कर लेना चाहिए। फिर भी यदि बहुत कोशिश करने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा तो हम लोग छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पर कम से कम सर ये जो ये वाला का पीडीएफ भेज दीजिएगा, तीसरा अध्याय। तीसरा का भेजा जा चुका है, आप लोग कहाँ मुझ पे जो जिम्मेवारी रहती है मैं अच्छे से निभाता हूँ। ठीक है, ये भेजा जा चुका है और कल क्लास के बाद ही भेजा जा चुका है। ठीक है, आप लोग प्लीज इस सारी चीजों खजाने कहाँ भेजा जा आ चुका है? चुका है उसका पीडीएफ। खजाने में। खजाना पे आ चुका है। खजाना में है ना? हाँ हाँ, खजाना पे आ चुका है। तो आप लोग जो हमसे बोली थी कि भेज दीजिएगा, प्लीज कुछ भी कहने से पहले एक बार चेक कर लिया करें, चाहे लिंक से संबंधित हो या फिर पीडीएफ से संबंधित हो, एक बार आप पहले चेक कर लिया करें। तो मुझे कम से कम इतना तो फील नहीं होगा कि आप लोग पढ़ नहीं रही हैं, देख नहीं रही हैं। ओके, और मेरा जो वॉइस मतलब उच्चारण है और चीज़ें हैं मतलब रही हैं में चेंज हो जा रहा है, तो थोड़ा सा लड़के मुझे माफ़ करें। मुनरो व्यवस्था, ठीक है, ये मुनरो यही है, हेक्टर मुनरो। बहुत खतरनाक व्यक्ति दिखता है मुझे, देख लीजिए, आंखें देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है। हालांकि स्मार्ट है पर भाई काम सही नहीं किया इसने। टॉमस मुनरो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके। एक तो पहली बात रैयत दक्षिण भारत का की भाषा है। अच्छा, काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण होने वाला है अभी? बनारस में ही होगा। काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण होने वाला? आज आप लोग पढ़े हैं पेपर? हाँ, अरे तो है पेपर, मगर ध्यान में पढ़े कुछ। थर्ड एडिशन, फर्स्ट एडिशन का फोटोज हमारे पास काफ़ी है, जब बीएचयू के अंदर ही हुआ था काशी तमिल संगम। ठीक है, सेकेंड एडिशन थोड़ा दूर हुआ था। थर्ड एडिशन का जगह फिक्स नहीं किया गया है अब, मतलब न्यूज में मैं नहीं देख पाया। ठीक है, ये तो क्या होता है सर? काशी तमिल संगम मतलब क्या है? काशी तमिल संगम मतलब काशी की जो भाषा है अपनी हिंदी भाषा है। ठीक है, और तमिल है तमिलियन, तमिल अपनी भाषा है। तो यहाँ की जो संस्कृति है, काशी मतलब बनारस की संस्कृति और तमिलनाडु की संस्कृति है, हाँ, उनको मिलाने की बातचीत की जाती है और यहाँ आके बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं, वहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। तो काशी तमिल संगम में यही चीज़ें होता है। बहुत सारे छात्र इसमें आर्टिकल भी लिखते हैं, हाँ, मतलब काशी की विरासत को दिखाने के लिए या तमिल की विरासत को दिखाने के लिए, तमिलनाडु की विरासत को दिखाने के लिए। बनारस जब आएंगे आप लोग तो ये साझी संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गंगा यमुना संस्कृति जैसे। गंगा यमुनी संस्कृति से नहीं कहेंगे। गंगा यमुनी संस्कृति हिंदू और मुसलमान के साथ होने की बात है। यहाँ दो उत्तर दक्षिण, ये उत्तर में काशी और तमिलनाडु तो आप समझ रहे हैं दक्षिण में है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण को मिलाया जा रहा है। ओके, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग जानते होंगे, उसमें ये सारी चीज़ें का प्रबंध भी है। ओके, तो थोड़ा सा हम भटक गए लेकिन चीज़ें हमारे सामने है फिर से। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर व्यवस्था पर लागू कर दी। थोड़ा सा इसमें बताया भी जाएगा कि क्या किस तरह से लिया जाएगा टैक्स। अब देखिए, पहले हम जमींदार रखे थे, फिर मुखिया रखे, अब सीधा किसाने से लिया जाएगा। ठीक है, रैयत मतलब ही किसान होता है। ओके, रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से किसान जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानीपूर्वक और अलग अलग सर्वेक्षण किया गया। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि किसानों की रक्षा करनी एक अच्छी बात है, लेकिन आप उससे टैक्स ज़्यादा वसूलोगे तो कैसे? आप पिता पिता कहलाने के लायक थोड़ी हैं, पिता थोड़ी टैक्स वसूलता है। ठीक है, रक्षा करने की बात है, लेकिन पिता थोड़ी टैक्स वसूलता है। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल बाद अनेक समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा ही राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे। ठीक है, गाँव छोड़ रहे थे।
एक मूवी है 4 बीघा ज़मीन करके मूवी है, 6 बीघा ज़मीन। आप लोग को पास थोड़ा-सा समय हो तो ये देख लीजिएगा, या मदर इंडिया भी देख सकते हैं। ठीक, वहाँ इस तरह की समस्याओं पे नज़र गई है, ठीक है? वीरान हो गए। आशावादी अफसरों से उम्मीद थी कि समथिंग चीज़ें चल रही है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ठीक है? अब हम लोग 12:19 में हैं और आप लोग मतलब मुझे पता है कि हमारा सम्मान कर रहे हैं, इस वजह से हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ठीक है? तो आज यहीं पे रखा जाए। दिक्कत या हम तो वैसे चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग की समस्या है। नहीं सर, छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है? तो आप लोग इसके बाद नील का खेती आएगा, हाँ, हाँ, नीले तो बहुत उसको भी आसान थोड़ा है, मतलब बहुत समझना। मैं इसीलिए सोचा था कि ख़त्म किया कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल है तो भाई हाँ, यूरोप की हाँ फसलें कुछ हैं। चीज को समझना थोड़ा जरूरी होता है। हाँ, तो जैसे ये 3 चीज़ें अस्थाई बंदोबस्त हो गया, या फिर आपने रैयतवारी देखा, ख़ास करके महलवारी को मैंने इतना समय में समझाया, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, अपने पास बहुत समय है, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि फरवरी जो है मिड तक हिस्ट्री ख़त्म कर लें, ठीक है? अभी तो आप लोग हमारे साथ शुरू-शुरू में जुड़ी हैं, लेकिन जैसे ही हम ये राष्ट्रीय आंदोलन में पहुँचेंगे, वो चीज़ें फ़ास्ट हो जाएँगी, ओके? भारतीय नील की माँगें, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा इसको पढ़ लीजिएगा, हाँ? ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ओके? जहाँ तक समझने वाली चीज़ें थी वो करवाया गया, और ये भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, ठीक है? पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ओके? देखिए, नील की खेती करवाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें। अभी नील की खेती बिहार से चूँकि संबंधित है, ठीक है? तो इस वजह से हम नील की खेती पे फ़ोकस करेंगे, ओके? तो चलिए हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? सोमवार को। पढ़ने के लिए सोमवार को मिलेंगे, लेकिन हम लोग रविवार को 1 घंटे के लिए मिलेंगे 2 बजे। सिर्फ 1 घंटे के लिए, हमारे पास भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो कल मैं बिल्कुल सोने के मूड में हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? तो जो भी भेजना होगा मैं अभी भी भेज दूँगा। कल मैं सोने वाला हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग सोमवार को इसी समय नहीं, 10 बजे मिलेंगे, उससे पहले भी मिलेंगे, हाँ सर। ठीक है? तो कोई दिक्कत? तो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग 120 अंक का, कितना लाना है? कितना लाना है? तो टेस्ट हो 110। गुड, जिसने भी 110 बोला उसको 110 लाना पड़ेगा, ठीक है? तो अच्छी बात है। रहेगा सर, हाँ, कोशिश रहेगा बिल्कुल। 100+। इधर से संडे को होगा क्या? चलिए, जो बोल रहे हैं, हाँ, संडे को 120 अंक का टेस्ट होगा। कहाँ हैं आप? ठीक सर है? कोशिश करेंगे 100 लाने का। अच्छा, और वर्षित जी ओपन कीजिए, वीडियो ओपन कीजिए, देख लें आप लोग किस तरह से पढ़ रही हैं। यदि सिचुएशन ठीक है तो ही ओपन करिएगा, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। सर सिचुएशन ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। रंजिता जी 120 हाँ अंक के जी, लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, रंजिता जी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रही हैं, ओके। और पुरुषों, आप लोग किधर हो कि सब सो गए हो? रवि जी है ना? यस सर। रोशन मिश्रा जी जुड़े हैं ना? रोशन मिश्रा जी, चलिए कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं फिर से शनिवार को, ओके? तो सॉरी, ओके सर। धन्यवाद, शनिवार को शुभ नहीं, सोमवार को रात्रि। मिलेंगे पढ़ने के लिए। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।